नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार, फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम। कैसे हो बच्चों आप? आज हम क्लास लेके आए हैं बच्चों एक बहुत ही वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो एज स्क्रीन पर आप देख रहे हो कि क्या लिखा हुआ है, वाइट पेपर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। अभी हाल ही में जैसे आप न्यूज़ में सुना होगा कि 2-3 दिन पहले हमारी निर्मला सीतारमन जो माननीय वित्त मंत्री हैं, उन्होंने एक वाइट पेपर प्रेजेंट किया है हमारी पार्लियामेंट में। अब ये वाइट पेपर क्या होता है बच्चों, कैसे इससे क्वेश्चन आ सकते हैं यूपीएससी क्लास में या स्टेट पीसीएस या अदर कोई भी आप वनडे एग्जाम दोगे, तो इसमें हम दो टाइप से क्वेश्चन करते हैं किसी भी टॉपिक को। जैसे मैं पहले भी अपनी क्लास में बता चुका हूँ कि वाइट पेपर की हिस्ट्री रही है, क्या रही है, उससे क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं और न्यूज़ इन करंट में वो क्यों है। तो न्यूज़ इन करंट में तो यही है कि निर्मला सीतारमन जी ये दावा कर रही हैं कि हमारी जो इकोनॉमी कंडीशन है 2014 के बाद, उसमें कितना एक एडवांटेज रिफॉर्म हुआ है। और इसके अगेंस्ट में जो रिएक्शन हुआ है हमारे ओपोजिशन पार्टियों का, मिला जुला कर जो गठबंधन बना हुआ ओपोजिशन का, उन्होंने कहा है कि इकोनॉमी जो वो धरातल में चली गई है और कुछ नहीं बचा हुआ है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी चरम पे है और पावर्टी तो आपकी पूछो ही मत कि बढ़ रही है। अब एक तरफ तो ओपोजिशन दावा कर रहा है कि इकोनॉमिक ख़त्म होती जा रही है, दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि हमने इकोनॉमी में काफ़ी रिफॉर्म किया है। तो क्या हकीकत है, क्या ये सच्चाई किस में है, आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और बात भी करेंगे कि कैसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि श्वेत पत्र किसे कहते हैं। देखो, जो निर्मला जी सीतारमन ने क्या कहा है कि अपने वाइट पेपर में दो इश्यू उठाए उन्होंने। एक आपका बताया है फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और दूसरा आपको बताया है इनडिसिप्लिन इन एक्टिविशन। ये फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का मतलब क्या? जैसे आज आप स्टूडेंट हो गए, हो सकता है आप घर से बाहर रह के तैयारी कर रहे हो और आपको मंथली जो बजट आता है घर से, अभी तो फादर ही देते हैं या गार्जियन से ही आपको पैसा मिलता है। अब इस बजट को आप हर 30 दिन के लिए कैसे यूज करते हो? कई बार आपने देखा होगा कि किसी दोस्त ने उधार दे दिए, ले लिए, दिए नहीं टाइम पे, या आपसे पैसे कहीं गिर गए, तो आपको घर वालों से पैसे मांगने में बड़ी ये झिझक सी होगी कि यार अब कैसे मांगू, फादर ने तो दे दी था पैसा, मंथली आपका बजट आ गया। तो आपसे ये कहीं ना कहीं ये क्या माना जाएगा कि मिसमैनेजमेंट हो गया, कि आपने एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर दिया, आपने बजट को बैलेंस नहीं किया। तो यहाँ जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है ये कंट्री पे भी लागू होता है। जैसे कैसे हम कह सकते हैं, जो यूनियन गवर्नमेंट है, आपको पता है बच्चों, स्टेट गवर्नमेंट को क्या देती है, फंड देती है हर साल, है ना। टैक्स एलोकेशन में रिसोर्स के हिसाब से कुछ शेयर दिया जाता है। अब यहाँ दिक्कत क्या आती है, जो हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था, या तो वो ढंग से यूज ही नहीं हुआ, बच गया, या फिर वो एक्स्ट्रा वेजेंट में, यानी कि जिसके लिए दिया था उसके लिए यूज नहीं हुआ, दिया किसी और फंड के लिए और हुआ कहीं वो पर्सनल या पॉलिटिकल एस्पेक्ट से यूज हो। तो फाइनेंशियल मिसमैनेज का मतलब है बजट को ढंग से यूज न करना, वित्तीय संसाधनों की बर्बादी। दूसरा एक और मैं एग्जांपल देता हूं कि इस मिसमैनेजमेंट में हम एक पॉइंट लेके आते हैं कि जब पी चिदम्बरम हमारे वित्त मंत्री थे, उस वक्त कहा गया कि भारत के अंदर डिजिटलाइजेशन हम लेके आएंगे। तो चिदम्बरम जी ने कहा कि भारत के अंदर डिजिटलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो ये क्यों संभव नहीं था, ऐसा क्या रीजन था? लेकिन जब ये वर्तमान गवर्नमेंट आई तो 2014 में आपने देखा होगा कि हमारे देश में शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत आपको पता है कि जीरो बैलेंस अकाउंट खोले गए थे, है ना। अब जीरो बैलेंस अकाउंट खोला गया यानी कि गरीबों को, और इसमें 35 करोड़ लोगों के अकाउंट खोले गए। तो ये बात जब उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली के पास आई, तो अरुण जेटली जी बोले कैसे पॉसिबल होगा, इतने ज्यादा अकाउंट एकदम से हम कैसे खोल देंगे? तो मोदी जी ने बोले खुल जाएगा, शुरुआत तो करो। तो उनका जो विजन था, उन्होंने क्या किया, पहले देखो किस तरीके से गवर्नमेंट काम करती है, पहले खोलेंगे अकाउंट। दूसरा जो इसरो है, उन्होंने क्या किया है हमारे देश में, अब आफ्टर 2014 335 में लगभग 350 सैटेलाइट छोड़े।
अब सैटेलाइट छोड़ेंगे तो कम्युनिकेशन सिस्टम बढ़िया होगा, साइंस टेक्नोलॉजी उन्नत होगी, तो सबके जो आज ऑनलाइन अकाउंट है सभी तो आप अब क्यूआर स्कैन करके, चाहे आप किसी भी देश के किसी भी रिमोट एरिया में हो, तो क्यूआर स्कैन करके आप फाइनेंशियल या मॉनेटरी एक्सचेंज कर सकते हैं, अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन उठ जाता है कि 35 करोड़ लोगों के अकाउंट कैसे खोलें, तो वहीं डेड हो जाता सिस्टम। अब अकाउंट भी खुले, सबके पास ऑनलाइन रिकॉर्ड भी है, और आज कौन सा काम आपका ऑनलाइन के बिना हो सकता है? ये क्लास है, ये भी ऑनलाइन हो रही है। तो समय के साथ आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे चलना पड़ता है, और ये उसका रिजल्ट है कि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट को देखिए कैसे कम किया। कि गवर्नमेंट ने क्या शुरू की, कैश बेनिफिट डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम। अब लोगों के अकाउंट में सीधा, चाहे सब्सिडी का हो, चाहे प्रधानमंत्री जन धन योजना या प्रधानमंत्री किसान निधि योजना हो, या कोई भी फंड, या फसल से संबंधित, मान लो सूखा आ गया, बाढ़ आ गई, तो उसका इंश्योरेंस का अमाउंट है, वो सारा आपका ऑनलाइन सीधा अकाउंट में आएगा। तो ये जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट इसकी पॉसिबिलिटी है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अब वर्तमान सरकार कह रही है कि आपके समय में, आपके समय का मतलब है 2004 में इनकी सरकार बनी थी, और 2014 तक, यानी कि फ्रॉम 2004 टू 2014 देयर वाज ए लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट इन ईच एंड एवरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो वहाँ निर्मला सीतारमन जी ये कहती हैं। दूसरा क्या है, इनडिसिप्लिन इन एक्टिवेशन, यानी कि या तो जो फंड आ गया वो यूज ही नहीं हुआ, यूं का यूं पड़ा है, और आपको पता है जब फंड यूज नहीं होता तो दूसरा नेक्स्ट फंड सैंक्शन होने में क्या लगता है, टाइम लगता है, या फिर उसको इग्नोर भी कर दिया जाता है। तो इनडिसिप्लिन एक्टिवेशन का मतलब है कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। नदी जोड़ो योजना शुरू की थी हमने, है ना, नदी जोड़ो योजना, और उस योजना को अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था। तो रिवर कनेक्शन योजना जो जोड़ी गई थी, नदी जोड़ो योजना, तो उसको इस सरकार में क्या कर दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब ये मेंटलिटी क्यों थी पता नहीं, हो सकता है कि एक का नाम योजना पे चला हुआ है, दूसरा क्यों। अब वो बोल रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो योजना शुरू की थी वो क्या थी, थोड़ा एप्लीकेबल नहीं थी। अगर ये हो जाता, सारी नदी आपस में जुड़ जाती, तो कहीं फ्लड की प्रॉब्लम है, कहीं सूखे की ड्राउट की प्रॉब्लम है, तो वो सारा मैनेज हो जाता। दूसरा में आप देखो, अटल टनल कितने साल से अटकी हुई थी लद्दाख में। दूसरा आपका बोगी बिल पुल है असम में, वो कितने साल से अटका हुआ था। तीसरा अब ये जो अटल सेतु बना है महाराष्ट्र में, ये 22 किलोमीटर आपका बना है। तो किस हिसाब से आपकी योजनाएं बन रही हैं, आपकी रेलवे ट्रैक बिछाने की स्पीड क्या है, आपकी रोड बनाने की स्पीड क्या है। तो यहाँ आपकी पॉलिसी एक्टिवेशन, अब वर्तमान सरकार तो बोलती है कि पिछली सरकार में अटकना, भटकना और लटकना, ये तीन चीजें रहती थी। यानी कि या तो योजना बनेगी नहीं, बनेगी तो अटकाई जाएगी, भटकाई जाएगी, लटकी रहेगी। सालों तक 20-20 साल तक हमारे प्रोजेक्ट पेंडिंग रहते थे। आप ये सोच के देखो ना, 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो क्या सबके अकाउंट खुल गए थे? 1969 से लेकर 2014 तक कितने देश के लोगों के पास बैंक अकाउंट था, और आज कितने लोगों के पास कोई ऐसा है घर है जिसमें बैंक अकाउंट नहीं है? दूसरा आप देखो, 2014 से पहले 249 रुपए में 1 GB डाटा मिलता था। क्या आज ये क्लास 1 GB में पॉसिबल होती? आज हर एक घर में 4 मेंबर हैं, तो चारों के पास फोन है, और कम से कम 2 GB डेली यूज करते हैं। तो 1 GB उस वक्त 249 का आता था, यानी कि दिन का 2 से 3 हजार रुपये, मतलब मंथली 2 से 3 हजार रुपये बचता आपका, ज्यादा ही बचता होगा। तो एक घर में 5 मेंबर है तो 15 हजार रुपये का आपका अकाउंट हो गया। तो क्या आज ये इतना जीबी? और दूसरा स्पीड क्या थी हमारी, 2G, और ऊपर से घोटाले देखो, ये मिस फाइनेंस 2G स्कैम, राष्ट्रमंडल स्कैम, कितने घोटाले होते थे। तो उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट या मिसमैनेजमेंट का ही रिजल्ट था, क्योंकि जनता के पास सोशल मीडिया नहीं था, अवेयरनेस थी नहीं थी, पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है, न्यूज़ आ गई तो पता चल गया। तो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट में आपकी ये जो 2G घोटाला है, कोयला घोटाला है, राष्ट्रमंडल स्कैम है, आपकी सरकार तो अभी भी कह रही अब कोई घोटाला नहीं, विपक्ष कहता है कि अभी भी घोटाले हो रहे हैं। अब फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का एक और दिखाएं कि आपको एग्जाम्पल की राफेल की जब बात हुई, तो हालांकि राफेल की डील तो 2008 में शुरू हुई थी, जो 2011 में जब इससे सवाल पूछा, तो उस वक्त आपके शायद रक्षा मंत्री साउथ के थे, हमारे केरल के, उनसे पूछा तो वो बोले कि अभी बजट नहीं है। और जब प्रधानमंत्री से पूछा तो बोले कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते। तो पैसे पेड़ पे नहीं लगते, लेकिन अब वो राफेल भी आ गया, देश के अंदर ब्रह्मोस भी बन रही हैं, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं,
और हमारा तेजस भी एक्सपोर्ट हो रहा है, तो हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ गया। तो ये फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट था या इंटेंशन नहीं थी या कोई और पॉलिटिकल प्रेशर था, ये तो आप भी जानते हो। एज ए यूपीएससी स्टूडेंट हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको भी अवेयर होना चाहिए। तो यह इनडिसिप्लिन के कारण और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के कारण प्रेजेंट गवर्नमेंट ये ब्लेम कर रही है कि पिछली सरकार ने जानबूझकर इस इकोनॉमी को, जो आज जिस रफ्तार से चल रही है, आज जैसे डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, वो पहले भी हो सकते थे। यहाँ तक क्लियर हुआ कि मिसमैनेजमेंट क्या है, इनडिसिप्लिन इन एक्टिवेशन क्या है। तो कितनी प्रोजेक्ट हमारे रुके हुए थे। ठीक है बच्चों, अब हम थोड़ा सा इसकी एक पिक्चराइजेशन करते हैं कि आप हम क्या तुलना करेंगे, क्योंकि सिर्फ बातों से ही क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, क्योंकि यूपीएससी में आपको फैक्ट भी देने पड़ते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद कैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये आफ्टर 2014 वाइट पेपर के हिसाब से आपको क्या बदलाव दिखता है। तो कुछ क्वेश्चनों में आंसर जब देते हो थोड़े से फैक्ट, ज़्यादा नहीं, एक दो फैक्ट आप ऐसा डालिए कि मेंस में जब आपकी कॉपी चेक हो तो कम से कम उस बंदे को, उस फैकल्टी को जो कॉपी चेक करे, इसको पता होना चाहिए कि इस बंदे की एक्यूरेट नॉलेज है। तो हवा में फैक्ट नहीं भरने होते। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या रिजल्ट आया है हमारा, कोर इंडस्ट्री में क्या रिजल्ट है, जीडीपी ग्रोथ क्या चल रही है, इन्फ्लेशन का क्या हाल है, टैक्स कलेक्शन कैसा है, सोशल वेलफेयर स्कीम कितनी चल रही है, उनका बजट कितना है, बैंक क्रेडिट आपका क्या लेवल है, डिजिटल ट्रांजैक्शन कितना है, विदेशी मुद्रा भंडार जिसको हम फॉरेक्स कहते हैं उसमें क्या हाल है हमारा, एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी में क्या है, और बेसिक नीड्स में क्या है। तो बेसिक नीड में तो आपको देखो आईआईटी है हमारे, वो कितने बढ़ गई। ठीक है, आईआईएम यानी कि बेसिक नीड में आती हैं बच्चों स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ, साइंस एंड टेक्निक, जो ऑनलाइन सेटअप है हमारी बेसिक नीड हो गई। आज इसके बिना आप मोबाइल, पर्स भूल जाओ घर पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मोबाइल घर पे भूल गए तो ऐसे लगेगा जैसे सब कुछ उजड़ ही गया। बिना मोबाइल के तो आप एक दिन भी नहीं जी सकते अब। तो आईआईटी आईआईएम कितने थे आपको पता है, 2014 से पहले जो मेडिकल की सीटें थी वो 50,000 मेडिकल सीट होती थी एक साल में। आज वो एक साल में लगभग 1.5 लाख मेडिकल सीटें आपकी होती हैं। तो कितने तो मेडिकल कॉलेज खुल गए। लगभग सरकार ने अभी बजट में भी दावा किया कि 3,000 आईआईटी खोली हैं हमने। तो 3,000 आईआईटी खोलनी है तो जो स्किल मिशन है वो कितना बढ़ गया, उससे कितने यूथ को फायदा हुआ है, ये आपकी किस में आती हैं, बेसिक नीड्स में। यानी कि हमें भोजन, पावर्टी है, एम्प्लॉयमेंट है, इनसे ठीक करेंगे तो आपकी बेसिक नीड है, घर भी चाहिए हमें वही रहने के लिए, और खाने के लिए भोजन चाहिए, और पहनने के लिए कपड़े चाहिए। तो यहाँ से कितना चेंज हुआ आप देखो। लोगों का जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो मेंटेन है या पहले के पिछड़ा है, या पहले से ज़्यादा हम एडवांस हुए हैं हमारे लाइफस्टाइल में। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट हम उठा के चलेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। देखो एक छोटा सा एक ग्लैंस, इंडियन इकोनॉमी एट ए ग्लांस हमने यहाँ दिखाने की कोशिश की है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो आपका, फिस्कल डेफिसिट होता है कि सरकार की टोटल आय और टोटल व्यय का डिफरेंस कितना है। तो जब भी कोई गवर्नमेंट, देखो इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, पब्लिक वेलफेयर के लिए किया जाता है, कभी भी एक्सपेंडिचर सरकार जो लाभ कमाने के लिए नहीं करती। तो इसमें क्या हो जाता है कि टोटल रिवेन्यू किससे कम हो जाता है, टोटल रिवेन्यू टोटल एक्सपेंडिचर से कम रहता है, जिसके कारण फिस्कल डेफिसिट हो जाता है। तो ये 2022-23 में 6.4 है, और 2023-24 में ये था आपका 5.9, जो बाद में रिवाइज हो गया 5.8 हो गया, और 2024 में ये हो जाएगा बच्चों 5.5, और 2025 में हो जाएगा 5.1, और 2026 में हो जाएगा 4.6%। तो एक हिसाब से आपका जीडीपी डेफिसिट परसेंटेज है वो क्या हो रहा है, पहले से कम हो रहा है। तो यहाँ अब देखो 2020-21 में एक बार 9.2 हुआ। क्यों हुआ था आपको पता है, 20-21 में कोरोना का टाइम था, और कोरोना में इनकम तो थी नहीं, लेकिन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी भाई सबको भोजन देना है, सबको बेसिक नीड देना, कोवैक्सीन देना है। तो यहाँ पर एक बार आपका बजट डेफिसिट क्या हुआ था, बढ़ा था। उसके बाद धीरे धीरे ये क्या हो रहा लगा था। अब ट्रेंड पूछते हैं यूपीएससी में कि जीडीपी परसेंटेज के हिसाब से फिस्कल डेफिसिट का 2020-21 के बाद क्या ट्रेंड है। तो रेगुलर ये देखो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब यहाँ बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन में क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, वूल प्राइस इंडेक्स होता है। अभी हमारे देश में फिलहाल जो है ना 2014 के बाद से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर ही इन्फ्लेशन लगाई जाती है। अभी हमसे इन्फ्लेशन टॉपिक नहीं पढ़ने, ट्रेंड देख रहे हैं। WP है वो 2020 में देखो
क्योंकि शॉर्टेज हो गई थी पूरी दुनिया में, क्रूड ऑयल बंद था, दुनिया के अंदर फूड सप्लाई, फर्टिलाइजर सप्लाई कोरोना के कारण, दूसरा एक और आपका रशिया यूक्रेन वार के कारण सारा सिस्टम गड़बड़ाया हुआ था, इसलिए शॉर्टेज ऑफ सप्लाई कारण प्राइस बढ़ती हैं, क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ती हैं और आपकी सप्लाई क्या हो जाती, बाधित हो जाती है, एकदम से ऊपर गई है। हालांकि सीपीआई में हमने मैनेज किया, यानी कि सरकार ने आपकी फूड प्रोसेस सिस्टम को भी अप्लाई किया। आप देख रहे हो कि 80 करोड़ लोगों को साल का अंदर अभी 5 साल तक उसको बढ़ाया कि खाद्यान्न उपलब्ध होंगे। तो ये आपकी डाउन हुई, फिर थोड़ी सी बढ़ी, जबकि अब ये 2021 के बाद इन्फ्लेशन भी नीचे आ रही है डब्ल्यूपीआई। और आज क्या लेवल है कि आज आपकी इन्फ्लेशन है 5.6% के आसपास, यानी कि 6 से। और जो आपका आरबीआई का टारगेट है, आरबीआई का टारगेट है 2021 से लेकर 26 तक आपकी इन्फ्लेशन को 2 to 6% के बीच में रखना, जो आपकी इन्फ्लेशन टारगेट है वो। और आईएमएफ ने भी कहा है कि आईएमएफ ने क्या कहा है कि आरबीआई सही ट्रैक पे चल रहा है। तो इसका मतलब आईएमएफ कहता है कि ये सही ट्रैक पे है। अब इसका हम एक आगे जो स्नैप आएंगे उसमें हम दिखाएंगे कि पिछली सरकार में या पिछले समय में 2014 से पहले क्या ट्रेंड था। ये तो हमें अब की बार का बता रहे हैं फिलहाल, ठीक है बच्चों। फॉरेन रिजर्व देखो हमारा 607 है, 563 है। आज हमारा फॉरेन रिजर्व की बात करें तो 615 बिलियन डॉलर है। किसी वक्त 2004 में कितना था, 2002 में कितना था, ये भी बताएंगे। जीडीपी ग्रोथ है आपकी, देखो यहाँ पर -6.6 है। ये वही टाइम है कोरोना का जहाँ ऑल प्रोडक्शन एक्टिविटी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो ठप पड़ी थी। जब उत्पादन ही नहीं होगा भाई प्राइमरी सेक्टर में, मिडिल सेक्टर में और टर्सरी सेक्टर में, तो आपका प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो जीडीपी कहाँ से बढ़ेगा। कंजप्शन हो रहा था, इसलिए प्रोडक्शन क्या था, कम। फिर ये 8.7 गई और अब की बार 6.8 23-24 में। अब आपका जो 23-24 में था ये पहले 6.3 बताया अपने, और 24-25 के लिए भी 6.3 बताया, लेकिन ये बताया था दिसंबर में। और ये जनवरी 31 जनवरी को आरबीआई ने कितना कर दिया, सॉरी आईएमएफ ने कितना कर दिया, 7% बढ़ा दिया। एक महीने भी आरबीआई ने एस्टिमेट, सॉरी आईएमएफ ने क्या एस्टिमेट बता दिया कि 6.3 से बढ़कर कितने हो जाएगी अब की बार 24-25 में, 7%। और हमारा आरबीआई भी कह रहा है कि 7 से 8% के बीच में हमारी जीडीपी ग्रोथ रहेगी। तो 19 में ये 19-20 और 20-21 में तो बिल्कुल ही फॉल डाउन हो रहा है। तो ये आपका ट्रेंड के हिसाब से कंटिन्यू ऐसे स्टेटमेंट है यूपीसी में कि सिंस लास्ट 10 ईयर द जीडीपी ग्रोथ इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग तो नहीं है, क्या हो रही है, नीचे आई है फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई है फिर ऊपर जा रही है, यानी कि अप एंड डाउन है। सर्विसेज में आप देखो आपका एट प्रेजेंट जो है ग्रोस वैल्यू एडिड बेसिक प्राइस के ऊपर कितना है आपका 9.1% 22-23 में। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपकी, हाँ थोड़ी इंडस्ट्रियल ग्रोथ डाउन आई है, क्योंकि आपका जो सब जगह क्या है कि 3 कंडीशन चल रही है वार की, एक रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, एक फिलिस्तीन और इजराइल चल रहा है, और अभी एक ईरान पाकिस्तान का मुद्दा है, और अभी हैती विद्रोहियों ने क्या किया है, रेड सी में भी डिस्टर्बेंस की है, जिसके कारण ग्लोबल लेवल का सिस्टम जो है वो जो रॉ मटेरियल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए है वो काफ़ी अप डाउन होता है, जिसके कारण ये चीज़ें नीचे आ जाती हैं कभी कभी। एग्रीकल्चर में आपका, एग्रीकल्चर में ध्यान रखना, ये नीचे आई और नीचे आई फिर थोड़ा सा बढ़ रही है। ऑनलाइन एंड सर्विस, यानी कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी हमारी 3 पॉइंट जाए कि ग्रोथ का टारगेट क्या था, कृषि क्षेत्र में हमारा कम से कम 4% ग्रोथ रेट हमें लेके चलनी है, जो अभी फिलहाल उस टारगेट से क्या है, कम है। तो यहाँ एक थोड़ी सी ओवरऑल मैंने पिक्चर दिखाई, लेकिन अब सेक्टर बाय सेक्टर हम इसका एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। ये देखो अब पहले जीडीपी की हम बात करते हैं तो 2014 और बिफोर एंड आफ्टर 2014 हमने ये हेडिंग ये रखी है ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी रहे, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन लिखना होता है ना मेंस में, तो अभी ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाइट पेपर इज द गारंटी ऑफ बेटर इकोनॉमिक कंडीशन एक्सप्लेन। तो क्या सिर्फ श्वेत पत्र पार्लियामेंट में आ गया तो क्या इसकी कंडीशन, ये इसकी गारंटी है, एश्योरेंस है कि हमारी इकोनॉमी ठीक चल रही है? तो इस हिसाब से आपके क्वेश्चन बनते हैं, जहां किसी रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं रहेगी, आपको रट्टाफिकेशन से काम भी नहीं चलता यूपीएससी, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो पिछले जो 2014 से है, यानी कि 2004 टू 2014, ये आपकी जो ग्रोथ रेट है वो लगभग 6.7 रही है, एवरेज है ये, और यहाँ पर भी 6 से 7 है। हालांकि अब 24-25 में हिसाब से आपकी कितनी बता रही है, 7 से 8, जबकि गवर्नमेंट तो ये 7 से 8 कौन बता रहा है, आरबीआई। और आईएमएफ कितनी बता रहा है, अभी मैंने बताया आपको
IMF बता रहा है कितनी, लगभग 7%। और गवर्नमेंट जो है वो दावा कर रही है कि गवर्नमेंट कह रही है कि ये हमारी 10% तक चली जाएगी। तो वो तो अब टाइम बताएगा कि हमारी GDP आगे क्या रहेगी, लेकिन अब तक एवरेज लगभग सेम ही है, दोनों की ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन डिफरेंस क्या देखो, उस वक्त आप प्रोडक्शन कर रहे थे साल में 100 रुपए की प्रोडक्शन का, और आज आप प्रोडक्शन कर रहे हो 1000 रुपए का एक साल में। तो यहाँ पर देखी जाएगी टोटल प्रोडक्शन की जो वैल्यू है, अब एक तो आप 1000 का 7% निकालो और एक 100 रुपए का, यानी कि साइज ऑफ इकोनॉमी। तो आज आपकी साइज ऑफ इकोनॉमी क्या है, लगभग 3.9 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी आ गई है प्रेजेंट, और इसको कितना करना है, 5 ट्रिलियन डॉलर करना है। तो यहाँ साइज ऑफ इकोनॉमी मैटर करता है। तो उसका परसेंटेज उस वक्त कितनी थी आपकी, लगभग आपकी 2004 के अंदर लगभग आपकी 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी थी बच्चों, 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी थी। और ऐसे में तो कितना चेंज हो जाएगा, आज आपकी लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर है, जो दुनिया में 5वें नंबर पे है, और उस वक्त हम 12वें। यानी कि इस वक्त हमारी GDP की वैल्यू के हिसाब से बात करें तो ये जो है 12th का रैंक था, और आज हमारा रैंक कितना है, आपका 5th रैंक है। यानी कि दुनिया में हम 5वें रैंक के ऊपर हैं, और 5वें रैंक के बिना आपका काम नहीं चल सकता। अभी तो आपको 3rd पे भी जाना है। तो ये आप देखो GDP 2019-20 में 3.7 हुआ, फिर डाउन हुआ, फिर आपका 8 पॉइंट गया, फिर आपका 7 गया, अब ये 6 से 6.8 है, और अभी आपको जो बदला है वो बताया है। तो यहाँ तुलना करने के कारण फायदा ये होता है कि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, और क्वेश्चन जिस हिसाब से आएगा आप उसी हिसाब से अपना फॉर्मेट कर लोगे। अब ये देखो इन्फ्लेशन रेट, जो इन्फ्लेशन है बच्चों, इन्फ्लेशन का हम नॉर्मल से एक डेफिनेशन देते हैं कि मान लो ये आपका एक ग्राफ है, तो इन्फ्लेशन का कर्व होगा वो ऐसे होगा बच्चों, या फिर इन्फ्लेशन का कर्व जो है वो इस हिसाब से होगा। तो ध्यान रखना, रेगुलर इंक्रीज इन प्राइस लेवल, रेगुलर इंक्रीज इन प्राइस लेवल इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। कीमतों में होने वाली निरंतर वृद्धि, न कि अप एंड डाउन। आज टमाटर, कभी आपने देखा होगा कि सब्जियों का मौसम जब कम होता है, जब भी बारिश का मौसम आता है, तो आपको पता टमाटर 100 रुपये हो गए थे, प्याज आपके 100 रुपये हो गए थे। तो इनके मीम्स भी बन रहे थे, वीडियो भी बन रहे थे सोशल मीडिया पे, आपने देखा होगा, एक टमाटर चौड़ा होकर चल रहा है, प्याज भी उसके कंपेयर में आ गया। तो वहाँ अप एंड डाउन इन्फ्लेशन नहीं होता बच्चों। और हम किसके बेस पे मापते हैं, हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर हम फिर इन्फ्लेशन मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो ये जो इन्फ्लेशन है बेसिकली 2 कारण होती है बच्चों। कारण तो क्या होता है, डिमांड पुश इन्फ्लेशन, और आपकी होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो डिमांड हम किस लिए, ये हम एक्सप्लेन पूरा नहीं करेंगे, सिर्फ एग्जांपल देंगे कि डिमांड में किसके कारण ग्रोथ हो सकती है, मॉनेटरी पॉलिसी के कारण भी हो सकती है, फिजिकल पॉलिसी के कारण भी हो सकती है। और जो कॉस्ट है, कॉस्ट का सबसे बड़ा है हमारा बेटा जो है वो क्रूड ऑयल है। अब जैसे ही दुनिया में क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ती है, तो क्रूड ऑयल के कारण क्या होता है, 2 कॉस्ट बढ़ जाती हैं। एक तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, और दूसरी एक बढ़ जाती है ट्रेवलिंग कॉस्ट। तो ये 2 कॉस्ट बढ़ने से आपको पता है कि उत्पादन बनाना महंगा हो जाता है, इन्वेस्टमेंट डालना महंगा हो जाता है। तो उसके हिसाब से आपकी मेजरमेंट की जाती है, वो हम बाद में अलग से टॉपिक लगाएंगे इन्फ्लेशन का क्या होता है। तो अब कंपेयर करें कि 1999 से 2004 के बाद कौन सी सरकार थी, NDA, ये आपकी वाजपेयी, और वर्तमान जो सरकार वो NDA की। तो उस वक्त इन्फ्लेशन रेट थी 4.1, और UPA के टाइम पे 1 और 2 पार्ट है, 4 to 9 और 9 to 14, इसमें थी 5.8%। फिर ये देखो बढ़कर कितनी होगी, 10.4। एक बार तो ये 12% भी हो गई थी, 12% भी हो गई थी बच्चों। तो इस हिसाब से आपके क्वेश्चन क्या बनते हैं, ट्रेंड के हिसाब से बनते हैं। और एट प्रेजेंट जैसे मैंने कहा था कि लगभग कितनी रही है एवरेज, 4.7% रही है। तो इन्फ्लेशन क्या है, रेगुलर क्या हो रही है, डाउन आ रही है। और RBI का कितना टारगेट है, कितनी रेंज है, जिसको हम सेफ जोन ऑफ इन्फ्लेशन कहते हैं, ये कब सेट हुआ ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो इन्फ्लेशन में ये परफॉर्मेंस निर्मला सीतारमन जी कहते हैं कि हमने महंगाई कंट्रोल की है। दूसरा, ये जो दावा कर रहे हैं, ओपोजिशन कह रहा है कि पेट्रोल की प्राइस देखो भी, ठीक है, और डीजल के प्राइस देखो, पेट्रोल क्या है, डीजल क्या चल रहा है, तो इनकी रेट तो काफी बढ़ गए हैं। तो उसके हिसाब से आप तुलना कर लो कि 2004 से 9 के बीच पेट्रोल कितने बढ़े थे, 1999 से 2004 के बीच कितने बढ़े थे, और वो परसेंटेज निकाल के आपको पता चल जाएगा कि उस वक्त ग्रोथ
कितने परसेंट हुई थी प्राइस में और आज कितनी है। एक बार तो 2013 में जो डीजल है, सॉरी ये पेट्रोल है, ये कितना हो गया था, 82 रुपये हो गया था, 82। और आज पेट्रोल सारे देश में, पूरे देश में एवरेज भी निकालें तो 100 के हिसाब से आपका बनता है, एवरेज ये है। तो कितनी ग्रोथ हुई है। और किसी जमाने में ये 35 रुपये था, तो उस हिसाब से आप कंपेयर कर लेना 35 टू 82 और 82 टू 100। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं बच्चों। ये देखो फॉरेक्स। फॉरेक्स का मतलब विदेशी मुद्रा भंडार की क्या सिचुएशन है। तो विदेशी मुद्रा भंडार में हमारा देखो दो, अब कहते हैं ना हाई रुपए के जो है ना वो कमजोर हो गया डॉलर की तुलना में। तो ये जो 2014 के बाद पूरी दुनिया में जो रिसेशन का माहौल बना है, उसके कारण डॉलर की वैल्यू तो पूरी दुनिया में बढ़ी है, लेकिन अदर करेंसी जो है उनकी वैल्यू दुनिया में क्या है, कम हुई है। अब ये जो कम हुई है तो इसमें ये देखना पड़ता है कि चाइना की युआन की वैल्यू क्या कम हुई है, येन की वैल्यू क्या कम हुई है, पौंड कितना कम हुआ है, और अदर करेंसी आपकी यूरो कितनी कम हुई है। तो इस हिसाब से आपका देखा जाए तो रुपए की जो गिरावट है अन्य करेंसियों की तुलना में बहुत कम है। फिर भी यानी कि हमने फाइट की है, ये सरकार का दावा है। जबकि ये कह रही कि अब जो रुपया है वो 82 रुपये हो गया डॉलर में, $1 में 82 रुपये हो गया यहाँ उस हिसाब से। और एक बार हमने जो छोड़ा था वो 71 के आसपास था। तो सरकार के दावे तो गलत हैं, लेकिन देखा जाएगा कि उस वक्त कंट्री की, दुनिया के देशों की, वर्ल्ड इकोनॉमी के कंपेयर में क्या हाल था और आज क्या कंडीशन है, उसके ऊपर भी देखना पड़ता है। तो ये देखो डेप्रिसिएशन रुपी 2009 में आपके रुपए की गिरावट 22% थी, अब 71 टू 82 कितने परसेंट हुई है ये आप काउंट कर सकते हो। अब इसमें 2004 में हमारे पास कितना विदेशी मुद्रा भंडार था, सिर्फ $100 बिलियन। आज आपका कितना है, ये आपका 2023 का है। और 2024 की बात करूं तो बच्चों 2024 में इट्स $615 बिलियन, यानी कि $615 बिलियन है। और ये 700 भी पार कर सकता है एट प्रेजेंट ये है। और यानी कि फॉरेक्स कब बढ़ता है भैया, आप ये बताओ, आप यूपीएससी के स्टूडेंट हो, फॉरेन करेंसी कब बढ़ती है, जब आपके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तभी बढ़ेगी। और एक्सपोर्ट कब बढ़ेंगे, जब आपकी प्रोडक्शन की क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी वर्ल्ड में। और जो प्रोडक्शन डिमांड कब बढ़ेगी, जब आपकी क्वालिटी हाई की होगी और जो प्राइस होंगे वो लो लेवल के होंगे, तभी तो आप दुनिया में फाइट कर पाओगे। तो ये इसके लिए आपके लिए क्वालिटी कब अच्छी होगी और प्राइस कब लो होगा, जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी जो है वो काफ़ी फाइन होगी, अच्छे लेवल के। आप अब देखो दुनिया भर में एप्पल अब कहाँ पर है, इंडिया में। और दुनिया भर की जो एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो चाइना से बाहर निकल कर कहाँ पर आ रही हैं, इंडिया में। क्यों आ रही है इंडिया में, क्या रीजन है उनको। अब इंडिया में क्या है कि उनके लिए अच्छे वेलफेयर एटमोसफेयर ऐसा मिल रहा है, पॉजिटिव एटीट्यूड है गवर्नमेंट का। तो आपका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ रहा है, एफडीआई बढ़ेगा, विदेशी कंपनियां आएंगी, भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग लेवल बढ़ रहा है। देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्शन हमारा जीडीपी में 17% है, जिसको 2030 तक कितना करना है, 25% बढ़ाना है। यानी कि जो एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, इसका रोल, ये मैन्युफैक्चरिंग रोल 17% से बढ़ाकर कितना करना, 25%। तो आपका जब ये बेस तैयार होगा तभी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अब ये है ही नहीं तो एक्सपोर्ट कहाँ से बढ़ेगा बच्चों। तो यहाँ पर देखो, अब आपका एक्सपोर्ट बढ़ा था, फॉरेक्स बढ़ा, ये 1/607 तक भी पहुंच गया था। अब यूं देखो कि 2010 में ये 279 था और 2014 में ये 300, यानी कि लगभग कितना बढ़ा, सिर्फ $20 बिलियन है ना, लगभग हम 20 मान लें। लेकिन अब ये देखो 3-4 से बढ़कर बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, लगभग 300, डबल हो गया। ये डबल क्यों हुआ, इससे फायदा क्या होता है कि एक देश की इकोनॉमी की जब क्रेडिटेबिलिटी को हम मेजरमेंट करते हैं, कि वर्ल्ड बैंक भी देख रहा है, आईएमएफ भी देख रहा है और आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी देख रहा है। जब कोई हंगर इंडेक्स में भारत की
रेपुटेशन के ऊपर सवाल उठाया जाता है पाकिस्तान से, बांग्लादेश से कंपेयर करके, उन डाटा को यूज करके तो हमारे देश में बड़ी हाय तौबा मचाई जाती है, लेकिन यहाँ जब इनके डाटा आते हैं तब सांप सूंघ जाता है मीडिया को। तो ये पॉजिटिव बातें भी तो मीडिया को दिखानी चाहिए। तो ऐसी चीजें हैं कि हमारी इकोनॉमी का ये लेवल अब आप खुद देखना है, खुद को आपको एनालाइज करना है कि अब देखो फॉरेन करेंसी में आपके फॉरेक्स में क्या होता है, फॉरेन करेंसी एसेट होती है, गोल्ड होता है, एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट जो 1971 में इंट्रोड्यूस की थी आईएमएफ ने, जिसको पेपर गोल्ड भी कहते हैं आईएमएफ का, और रिजर्व इन आईएमएफ। तो ये भी क्वेश्चन पूछा यूपीएससी में कि विदेशी मुद्रा में क्या क्या शामिल किया जाता है। तो ये कंपोनेंट है, इस हिसाब से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये ट्रेंड देखो लगातार आपका क्या लगभग बढ़ा है, एवरेज मोस्टली बढ़ी है, थोड़ा सा यहाँ 2023 में डाउन आया क्योंकि हमने बिल पेमेंट की है, या जो आपकी डिपॉजिट रिपोर्ट होती हैं वो आपकी एक्सचेंज होती हैं, उसके कारण भी अप डाउन हो सकता है। लेकिन ओवरऑल हमारा जो फॉरेक्स है वो क्या हुआ है, बढ़ा है। नेक्स्ट पॉइंट है देखो, अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मैं आपको कहूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पिछली क्लास में भी बताया है बच्चों मैंने, इसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल ऑफ इकोनॉमी। रॉ मटेरियल ऑफ इकोनॉमी जिसमें आपके क्या क्या शामिल होते हैं, रोड, क्या रोड के बिना आप काम चला सकते हो, क्या इलेक्ट्रिसिटी के बिना आप काम चला सकते हो, क्या रेलवे के बिना आप काम चला सकते हो, आपकी जो बिल्डिंग है उनके बिना काम चल सकता है क्या, या जो ब्रिजेज हैं उनके बिना काम चल सकता है क्या, जो टनल है वो आपकी जरूरी है। ये आपका सारा क्या माना जाता है, आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब सरकार ने क्या कहा कि जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है हमारी वो 1500 बिलियन डॉलर तक की है। सोच के देखो, हम इतने लेवल का प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जिसके कारण हमारा एक्सपोर्ट शेयर लगभग 2047 तक हमारा एक्सपोर्ट लेवल 4.5 से बढ़ता हुआ और आगे बढ़ जाएगा। एट प्रेजेंट हमारे दुनिया भर में एक्सपोर्ट है वो लगभग 3% के आसपास है। तो यहाँ आपका ये ऐसे डाटा आपके कई बार पूछ लिए जाते हैं बच्चों कि क्या पॉइंट है और कैसे पॉइंट है। दूसरा ये अब देखो, प्रधानमंत्री गति शक्ति प्लान 110 लाख करोड़ रुपए इसमें 2019 में घोषित किए थे। अब आपका क्वेश्चन बताऊं कि इससे संबंधित 2024 में कोई चेंज हुआ है क्या। और पॉइंट ये है कि जैसे कहा था ना कि अटकाने भटकाने के, आपको पता है कि जब हमारा रोड बनता है तो कभी पीडब्ल्यूडी की समस्या, रेलवे ट्रैक बनता है तो बनाया जाता है, या ब्रिज बनाए जाते हैं तो क्या क्या समस्या आती है, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री से परमिशन लो, है ना, पीडब्ल्यूडी के परमिशन लो, एनवायरनमेंट की समस्याएं आती है, मानवाधिकार के मुद्दे आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दिक्कत आती है, फॉरेस्ट जो आपकी इमेजिंग सिस्टम है सैटेलाइट से उसकी भी समस्या आती है, कहाँ से क्या बनेगा। तो अपने देश के अंदर जो कैबिनेट मिनिस्ट्री थी उनमें एक कोऑर्डिनेशन ही नहीं होता था। अब जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक कोई बजट पास होने से योजनाएं नहीं बनती है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना होता है, एक्टिवेट भी करना होता है। तो आपस में तो हमारे मंत्रालय सिंह फंसा लेते थे, एक दूसरे के कार्यों में बाधा डालती थी, फाइलें मेज पे पड़ी रहती थी, कोई फाइल जल्दी से पास नहीं होती थी। तो इसी को सोल्व करने के लिए आपकी जितने भी लगभग 17-18 जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है उन्हें आपस में एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए ये आपकी प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मिशन है। इसका मतलब कि सभी जो मिनिस्ट्री आपस में कॉरपोरेट करेंगी जिससे हमारी जल्दी से एक्टिवेशन हो और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़े और प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इसका मतलब होगा कि एक्सेस प्रोडक्शन होगा तो ही तो हम एक्सपोर्ट करेंगे। अगर हमारे देश के कंजप्शन की नीड पूरी नहीं हुई तो हम प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। अब ये देखो, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 74 नए एयरपोर्ट बनने हैं, यानी कि आपके एयरपोर्ट हो जाएंगे 148-74 से बढ़ाकर नियरली 50,000 किलोमीटर हाईवे स्पीड एडिट करनी है आपको। 111 नेशनल वाटरवे बन रहे हैं, 25 वंदे भारत ट्रेन नहीं आ रही है, और 10 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर ये 2023-24 में था। अब बताओ 24-25 में कितना कर दिया, 11.11 लाख, यानी कि 11% की ग्रोथ है। पिछले बजट की तुलना में इस बजट में
आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो 10 लाख करोड़ से बढ़कर कितना कर दिया है 11 लाख करोड़, यानी कि 11% की इंक्रीज हुई है। तो सरकार जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी फोकस कर रही है। जहां काम पहले अटकते रहते थे आज वही काम आपके तेजी से हो रहे हैं, क्योंकि क्या है भाई सारा मामला पैसे का है, बजट का है। और बजट कहां से आया कि जब तक टैक्स सिस्टम ठीक नहीं था, अभी कभी जीएसटी आपका 70-80 हजार रुपए करोड़ रुपए की एनुअल कलेक्शन थी, आज वही जीएसटी लगभग आपका जो जीएसटी अब की बार अनुमान है मैं बता देता हूं कि जो आपका जीएसटी है वो लगभग कितना है 1.6 लाख करोड़ रुपए। जब आपके पास इतना पैसा होगा एक साल में तो इससे काम थोड़ी चलेगा, और भी रेवेन्यू रिसोर्स होते हैं, एक्सपोर्ट भी हो रहा है हमारा। तो जीएसटी कलेक्शन से देखो अब कितने काम हो जाएंगे आपके। फिर भी ये एकमात्र ये है 10 लाख करोड़ रुपए। तो बोलते थे कि पैसे पेड़ पे नहीं लगते, बजट नहीं है, और वो बजट भी ठीक होने लगा। तो यहाँ आपको देखना है ये आंकड़े सिर्फ आंकड़े ही हैं या रियल में भी आप अपने देश में ग्रोथ होते देख रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अब प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना सिस्टम देखो। आप अभी क्या बताया मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी बढ़ जाएगी 1500 बिलियन डॉलर। अब यहाँ पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। देखो रेलवे और रोड, इसमें जो आपका कैपेसिटी है 3.7 बिलियन डॉलर से कितनी हो जाएगी, सॉरी ट्रिलियन डॉलर, 5.7 ट्रिलियन डॉलर की कैपेसिटी हो जाएगी हमारी रोड और रेलवे की। यानी कि अभी एट प्रेजेंट इसकी कैपेसिटी इतनी है और कितनी हो जाएगी लगभग डबल हो जाएगी। नेक्स्ट रेलवे बजट 29,000 करोड़ रुपए होता था, 29,000 करोड़ रुपए कब 2014 से पहले। आज इसका रेलवे बजट है 2.40 लाख करोड़ रुपए। तो ये पैसा कहाँ से आ गया भाई, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी कि जहां मिसमैनेजमेंट होता था, पैसे नहीं होते थे, वही आज बजट देखो आप, ट्रेन का बजट 29,000 करोड़ से बढ़कर 2.5 लाख करोड़ रुपए, यानी कि कितने गुना, लगभग 8 टाइम इससे ज्यादा हो गया। अब 8 टाइम ज्यादा हो गया है तो कैसे काम चलेगा। देखो अब इसी हिसाब से आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 12% जीडीपी की है एट प्रेजेंट 2024 में। इसको 8% करना है कब तक, 2047 तक। 2047 में क्या है कि हमारा देश क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, ये हमारा टारगेट है। तो 8% जीडीपी तक के लेके आना 12 से, यानी कि जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जहां आपका सामान सप्लाई होता है पूरे देश में, उसकी कॉस्ट जीडीपी का 12% थी एट प्रेजेंट अभी। और वो पहले कितनी होती थी आप आइडिया लगा सकते हो, जब स्पीड नहीं थी, हाईवे नहीं थे इतने हमारे यहाँ, मुश्किल से थोड़ी बहुत सड़कें होती थी थोड़ी। अब नेशनल हाईवे कितने हैं, थे नेशनल हाईवे, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ था, लेकिन स्पीड नहीं थी। स्पीड होती है मेन कि टाइम पे काम हो जाना। दूसरा हाई स्पीड कॉरिडोर आपके 350 किलोमीटर के थे, अब है 30,100 किलोमीटर का। वंदे भारत ट्रेन आपके 2047 तक कितनी बनानी है, 4500। एट प्रेजेंट आपकी कितनी ट्रेनें जोड़ी जाएंगी, एट प्रेजेंट आपकी 400 ट्रेनें जोड़ी जाएंगी 2030 तक। दूसरा नेशनल हाईवे जो 12 किलोमीटर पर डे बनता था, आज कितना बन रहा है, 37 किलोमीटर। एयरपोर्ट 74 थे, आज कितने 2030 तक कितने हो जाएंगे, 148। एट प्रेजेंट कितने हैं, 139। और फुली इलेक्ट्रिक ट्रेन 2024 तक आपकी, पहले तो 2023 तक था, लेकिन अब ये टारगेट कितना एक्सेप्ट कर दिया है कि 2024 तक आपके सभी रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन टारगेट सेट करके चलना है। और 247 तक एक टारगेट और है बच्चों, जो रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल एनर्जी से आपकी ट्रेन चलानी, तो रिन्यूएबल एनर्जी से ट्रेन चलेगी तो आपका जो नेट जीरो टारगेट है, नेट जीरो एमिशन, बता आपको कब तक है, 2070 तक। तो नेट जीरो टारगेट एमिशन है 2070 तक अचीव होगा। दूसरा हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन जो है वो बूस्ट किए जा रहे हैं पूरे देश में। एट प्रेजेंट लगभग 6,000 इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन है। आगे चलकर इसको 2047 तक आपकी जो इलेक्ट्रिक रेलवे होगी वो भी इलेक्ट्रिक चलेगी, उनके चार्जिंग स्टेशन भी डेवलप किए जाएंगे। तो ये फोकस है हमारे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अब बैंक क्रेडिट की बात देख लो। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट भी आई थी कि कैसे भारत के अंदर बैंकों का दिवालियापन हो रहा है। अब पहले बोला कि एसबीआई खतरे में है, अब एसबीआई खतरे में है
तो एसबीआई की प्रॉफिट बढ़ गई। फिर बोला कि अडानी अंबानी के चक्कर में हमारा शेयर मार्केट डाउन हो, शेयर मार्केट का भी सिस्टम देख लो अब क्या हुआ। अब कहते हैं कि जॉर्ज सोरोस जो अमेरिका के एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, उन्होंने पूरा जोर लगा रखा है कि भारत के अंदर ये सरकार दोबारा कंटिन्यू नहीं चाहिए, क्योंकि अमेरिका और चाइना का शुरू से बच्चों उद्देश्य रहा है कि भारत के अंदर कमजोर सरकार रहे, उनकी कठपुतली बने। देखो इंदिरा गांधी थी जो मजबूत प्रधानमंत्री थी और भारत को आगे ले जा सकती थी, उनकी हत्या हो गई। फिर राजीव गांधी बने। राजीव गांधी जी एक युवा नेता थे, देश के लिए एक डेवलपमेंट की एक आइडियोलॉजी रखते थे, उनकी हत्या हो गई। ऐसा क्या रीजन है कि हमारे देश में जो भी एक अच्छा लीडर आता है जिसकी विजन देश के विकास के लिए हो, वही गायब हो जाता है? तो क्या अब की बार चैलेंज नहीं है? तो अभी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो अभी भी कह रहे हैं कि आज की सरकार के हेड को भी खतरा है। तो कहीं भी दूसरे देश की ये नज़र रहती थी, खासकर अमेरिका और चाइना की, कि इंडिया उतना ग्रो ना करे, बस इतना रहे कि वो हमारे कहने में चले। लेकिन आज भारत वो नहीं है। आप देख रहे हो जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स लेवल पर इंडिया की जो इमेज है वो पूरी तरह अब चेंज हो चुकी है। और वर्ल्ड समिट होने वाला है आज से ही, 12 फरवरी और 14 फरवरी के बीच में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हो रहा है यूएई में। तो हमारे मोदी जी को वहाँ पर चीफ गेस्ट बना के बुलाया है। तो ऐसे ही तो कोई चीफ गेस्ट नहीं बुलाएगा, वो यहीं डिस्कस करेंगे कि आपने अपने देश की तस्वीर कैसे बदल दी, जो सिनेरियो है वो बिल्कुल चेंज हो गया, इकोनॉमी है वो बिल्कुल चेंज हो गई। आप हमें टिप्स दीजिए, आइडिया दीजिए, कुछ बताइए कि दुनिया भर में जो टारगेट हमारे जो एसडीजी टारगेट हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट हैं, जो दुनिया के अंदर गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी मिटानी है, उससे संबंधित आपका कोई आइडिया हो, आपकी सरकार ने कोई एग्जीक्यूट किया, वो बताइए हमें। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता है। अब बैंक देखो, अब बैंक का क्रेडिट देखो, फाइनेंशियल ईयर 2011 में ये जो ग्रीन कलर है ये दिखा रहा है कि बैंकों का क्रेडिट कितना हुआ है, और येलो है ये बॉन्ड मार्केट, जो सरकारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का लेन देन होता है उसको बॉन्ड मार्केट कहते हैं। जो आपका लाइट ब्लू है वो एनबीएफसी है, जो डार्क ब्लू है वो कॉमर्शियल बैंक है, और जो रेड है वो ईसीबी है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, यानी कि बाहर से विदेशी उधार। तो यहाँ आप देखो कैसे आपकी बैंक क्रेडिट बढ़ती जा रही है। यहाँ देखो ट्रेंड देखो, लगातार बैंक क्रेडिट जो है वो बढ़ता जा रहा है। और बैंक क्रेडिट बढ़ने से क्या होता है, इसका मतलब बैंक क्रेडिट का मतलब क्या होता है, लोन टू पब्लिक। इससे यानी कि बैंक से पब्लिक को लोन देना ही क्रेडिट होता है बच्चों। लेकिन बैंक टू बैंक लोन क्रेडिट नहीं है, आरबीआई टू बैंक क्रेडिट नहीं है, बैंक टू आरबीआई क्रेडिट नहीं है, सिर्फ क्या है, बैंक टू पब्लिक को लोन देना ही क्रेडिट कहलाता है इकोनॉमिक्स में। तो आप देखो लोन ले रहे हैं, यानी कि लोन जब ले रहे हैं तो एक तरफ तो आप ये सोच रहे हो कि लोन ले रहे हैं तो ये फेल हो जाता होगा, लोन लेना है फेल नहीं होना। इसका मतलब आम लोगों के पास पेइंग कैपेसिटी बढ़ रही है, वो टाइम से इंटरेस्ट दे रहे हैं, टाइम से इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, इसलिए लोग उधार देने, अब टाइम से इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, टाइम से पेमेंट दे रहे हैं, इसका मतलब उनकी सैलरी ठीक है, उनकी एम्प्लॉयमेंट ठीक है, तभी तो क्रेडिट जा रहा है। तो यहाँ आप देखो कि बैंकों की जो क्रेडिट रेट है वो कितनी बड़ी है। अभी हम आपको बताएंगे कि एसबीआई का प्रॉफिट कितना बड़ा है और आरबीआई का इनकम अकाउंटिंग कितनी बड़ी है वो भी हम बताएंगे। तो ये देखो ग्राफ जो है वो सबका बढ़ता जा रहा है। तो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग 10%, 9%, और यहाँ पर कभी कितनी थी, 10-11, वही है सेम लगभग। आपके 13 में भी 10 थी, 12 में 9 थी, यहाँ पर क्या है 9। लेकिन बैंक क्रेडिट देखो, यहाँ 73 है, यहाँ 84 है। इसका मतलब हमारी बैंकिंग परफॉर्मेंस है वो पिछले साल से या पिछली टर्म से लेकर अब तक हमेशा इंक्रीजिंग या रिफॉर्मिंग स्टेज में ही चल रही है। आप बॉन्ड मार्केट में देखो, यानी कि लोगों की सोशल, इसको बोलते हैं बैंकिंग का अवेयरनेस। पहले लोगों को कितना पता था भाई कैपिटल मार्केट कैसे काम करता है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, डिजिटल सिस्टम था ही नहीं, ऑनलाइन था ही नहीं। आज हर एक बच्चा, युवा बच्चा है, वो शेयर मार्केट को यूज कर रहा है, अपनी इनकम को ग्रो कर रहा है। तो वो कहाँ से हुआ, जब डिजिटल अवेयरनेस आई। अब ऐसे में क्वेश्चन आ जाए कि डिजिटल अवेयरनेस इस कैसे हेल्पफुल है देश की इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए डिजिटल अवेयरनेस होती क्या है। तो बिना साइंस एंड टेक के, टेक्नोलॉजी के, क्या आप डिजिटल अवेयरनेस ले आ सकते हो देश में? तो ऑनलाइन सिस्टम नहीं होगा, लोगों के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी, तो कहाँ से होगा। ये चीजें आपकी देखने को मिल रही है। अब देखो, अब ये 2014 के बैंक, अब देखो आरबीआई का जो प्रॉफिट है वो 646 बिलियन रुपए था, अरब रुपए। अब वो कितना हो गया, 2354 बिलियन, यानी कि कब, 10 साल में आरबीआई का प्रॉफिट इतना बढ़ गया। तो आरबीआई का प्रॉफिट का मतलब क्या, सिक्योरिटी मार्केट ठीक यूज हो रही है, देश के अंदर क्रेडिट सिस्टम ठीक यूज हो रहा है। अब एक रिपोर्ट आई थी हिडनबर्ग की रिपोर्ट, उसमें अडानी को लेकर
अब वो तो आपको पता शॉर्ट सेलिंग होता है उनका तरीका है। उसने तो जॉर्ज सोरोस की रिपोर्ट ने तो यूरोप के कई बैंक बर्बाद कर दिए, ब्रिटेन का बैंक बर्बाद कर दिया था, क्योंकि सट्टाफिकेशन स्पेकुलेशन पे चलता है, वो अपना फायदा उठा लेते हैं, देश की अर्थव्यवस्था जाए भाड़ में। लेकिन कुछ देश, हर देश में जो है ना वो हर टाइप के मीडिया होते हैं, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। उसके हिसाब से हमारा तो जो बैंकिंग मार्केट है, शेयर मार्केट है, वो कोलैप्स नहीं हुआ, वो LIC की भी वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, SBI की भी वैल्यू, जिसको अपोजिशन ने नाम लिया कि LIC डूब रही है तो LIC का शेयर बढ़ गए, जिसने कहा SBI डूब रहा था SBI का शेयर बढ़ गए, उन्होंने कहा कि शेयर मार्केट गिर जाएगी तो शेयर मार्केट की भी वैल्यू बढ़ रही है। आप सोच के देख लो कि कहाँ पर बातें सही हैं। SBI का देखो करोड़ फायदा, देखो 10,891 करोड़ रुपए था 2013 में प्रॉफिट, आज कितना है 50,000, यानी कि कितने परसेंट ग्रोथ हुई है 265, इसमें कितने 361% ग्रोथ। ये स्पेशल हम आपके लिए इसलिए लेके आते हैं ताकि आपकी एक पिक्चराइजेशन क्लियर हो, कंसेप्ट क्लियर हो और क्वेश्चन लिखने में दिक्कत ना आए। अब यहाँ देखो कैपिटल एडुकेसी रेशियो, जब आप बाहर जाते हो, घर से बाहर जाते हो तो प्रॉपर पैसा लेके जाते हो या ऑनलाइन बैंक में अकाउंट में खूब पैसा होना चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही बैंकों के पास भी प्रॉपर कैपिटल होना चाहिए, टायर 1 कैपिटल और टायर 2 कैपिटल, और इसके बीच में आपका नीचे रिस्क वेटेज एसेट, इसी हिसाब से आपका कैपिटल एक्यूरेसी रेशियो निकलता है। और ये कॉमर्शियल बैंक का क्या है 9% है, पर पब्लिक सेक्टर बैंक का है 12% और NBFC का है 10%, यानी कि। और जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है, वो कहता है कि पूरे बैंकों का जो CR है वो 8% होना चाहिए। तो ये हमारा एक हिसाब से उससे ऊपर ही है। उस पैरामीटर को देखें तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग मैनेजमेंट देखते हैं, उसका एक मानक है 8% से ऊपर CR होना चाहिए। तो ये भी सही ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है। जो बात करते हैं लो लेवल ऑफ NPA, नॉन परफॉर्मेंस एसेट, यानी कि ऐसे लोन जो सरकार, केंद्र सरकार या बैंक जो देते हैं, सॉरी केंद्र सरकार नहीं, जो बैंकिंग सिस्टम जो लोन देता है वो उसके ऊपर आपका टाइम से इंस्टॉलमेंट आ रही है नहीं आ रही है, टाइम से रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें जा रहा है नहीं जा रहा है, ब्याज जा रहा है नहीं जा रहा है, उसको हम NPA में काउंट करते हैं। तो वो 3.9% थी, आज कितनी है 3.3%, 3.2% है, यानी कि ये भी अंडर कंट्रोल है। तो बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग क्रेडिट भी हमारी परफॉर्मेंस जो है रेगुलर क्या हो रही है, अपग्रेड हो रही है, रिमूव हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। अब ये देखो डेप्ट, यहाँ पर अभी IMF की रिपोर्ट आई है, ध्यान से देखना। IMF की रिपोर्ट आई है कि भारत का जो GDP है, डेप्ट है, वो GDP का 82% है और वो 100% जा सकता है। तो यहाँ पर एक हाय तबाह मच गई हमारे देश में कि ओहो GDP का डेप्ट बढ़ रहा है, डेप्ट रेशियो बढ़ रहा है। तो ये डेप्ट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट जो पब्लिक डेप्ट लेती है वो दो प्रकार से होता है बच्चों। पब्लिक डेप्ट जो लेती है वो एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है। इंटरनल में क्या होता है, आम जनता से भी उधार ले सकती है, RBI से भी उधार ले सकती है, सिक्योरिटी बेचकर भी उधार ले सकती है, डिसइन्वेस्टमेंट से भी ले सकती है। और एक्सटर्नल में क्या होता है, कंट्री से भी ले सकती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी ले सकती है, वर्ल्ड बैंक से ले सकती है। ध्यान रखना एक्सटर्नल डेप्ट के रिसोर्स में IMF शामिल नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। IMF शामिल नहीं है, वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, एशियन बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ऐसे बैंक हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। लेकिन IMF को जो है ना वर्ल्ड बैंक सॉरी डेप्ट की श्रेणी में शामिल एज रिसोर्स नहीं किया जाता। तो एक्सटर्नल डेप्ट मल्टीलेटरल भी हो सकते हैं, बायलेटरल भी हो सकते हैं। अब इसका लेवल देखो आप, 1990 में भी ये 80 के आसपास था, 2000 यहाँ पर तो ये 84 पहुंच गया था। बस फर्क ये है कि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, आम जनता को पता नहीं चल रहा था कि 2004-5 में, यानी कि 2003 के आसपास ये कितना है 84%। आज ये 2020 में कितना हो गया था मैक्सिमम आपका 82%। और ये अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन आपको पता है कि जापान हुआ, कोरिया हुआ, चाइना हुआ, मिस्र हुआ, सॉरी ये ब्राजील हुआ, इनका तो लोन डेप्ट रेशियो है वो 120% पहुंचा हुआ है, 160% पहुंचा हुआ है। तो यहाँ अब ये डिपेंड करता है कि वो इकोनॉमी कैसी है, बेसिकली कितने मैनेजमेंट के हिसाब से चल रही है, कैसा उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो जो डेप्ट रेशियो है वो लगभग उतना ही है, बल्कि 2004 से तो कम है। लेकिन 2004 में आपकी GDP क्या थी और 2025 में 24 में आपकी GDP क्या है, ये भी तो देखो ना आप। तो उस वक्त वैल्यू क्या थी, 2 ट्रिलियन थी, आज है आपकी लगभग 4 ट्रिलियन, 2 भी नहीं थी बल्कि 1 के आसपास थी। तो आपकी 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो उस 82% हम कवर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों अनएम्प्लॉयमेंट रेट,
यानी कि कितने लोग भारत में बेरोजगार है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर भी हाई तबाह मची हमारे देश में, वो बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। देखो 2004 में कितनी थी, 8.53, 8.53। 2014 में कितनी है, 7.98। बीच में क्या है, अप एंड डाउन रही है। हाँ, यहाँ पर एक बार सबसे ज्यादा हुई थी, तो बोलते हैं कि 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया, ये हो गया वो हो गया। वो भी किसके कारण हुई थी, कोरोना के कारण, जब सब कुछ, हाँ भाई, थोड़ा सा जॉब लैप्स हुई है, इसलिए बेरोजगारी की दर थोड़ी सी क्या 2020 में बढ़ गई थी, क्योंकि आपका प्रोडक्शन जो है, एक्टिविटी, प्रोडक्शन सारा क्या था, स्टॉप था। तो वहाँ छटनी भी शुरू हुई है, लेआउट भी हुआ है, तो उसके कारण एक बार आपकी बेरोजगारी दर इतनी हो गई थी। आज ये 7.33 में है, तो लगभग यहाँ 7.2% के आसपास, और इससे नीचे और हो जाएगी 2025 में। तो ये ग्रोथ जो देखो धीरे धीरे, लगभग यहाँ 7.2 है, यहाँ पर 8.53 है। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक बार बीच में ऊपर गई थी, उसके बाद ज्यादा नहीं हुई है। अब ये ट्रेंड देख लो, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट का ट्रेंड देखें तो ये लगभग 1995 में 6.5 थी, यहाँ पर आपकी 2006 में ये कितनी थी, लगभग 8.5। एक बार ये 22 में सबसे ऊपर स्क्यू बना है, यानी कि जितना अप एंड डाउन होगा ना, वो स्क्यू उतना ही होगा ग्राफ में। यहाँ ये आपका क्या है, माइनस में है। 2019, 20, 21 के अंदर माइनस में क्यों हुआ, कि आपका कोरोना का पेंडेमिक काम था, कार्य चल रहा था। ये आपका मैक्सिमम गया है कब, लगभग आपका 2020-21 में। अब ये वापस फिर क्या है, लगभग 7 के आसपास है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड क्या रहा है यूपीएससी में, इस हिसाब से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिपोर्ट के हिसाब से आरोप भी लगे हैं कि सरकार ने रिपोर्ट दबा ली है, ये नहीं हुआ। ये आईएमएफ की रिपोर्ट है भाई, सरकार की नहीं है। ये जो एनुअल चेंज है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ की रिपोर्ट है, देश के, भारत सरकार की नहीं है। तो इसको तो आप नहीं छुपा सकते। इसमें आप पिक्चर देख रहे हो कैसी। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा डिजिटल ट्रांजेक्शन। आप देखो, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्टिवेशन ऑफ पॉलिसी। अगर आपके प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अकाउंट नहीं खुलते, और आज देश के अंदर लगभग हर घर में, हर एक व्यक्ति का क्या है, अकाउंट होल्डिंग है, तो क्या उसके बिना ये संभव हो जाता है कि आप क्यूआर कोड स्कैन करो और डिजिटल दे दो पेमेंट। अब देखो इंडिया में सबसे आगे है 89.5 मिलियन, और ब्राजील दूसरे नंबर पे हो गया, चाइना थर्ड नंबर पे है, थाईलैंड फोर्थ पे। आप सोच भी नहीं सकते, थाईलैंड फोर्थ पे है, साउथ कोरिया आपका 5वें पे, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन कहाँ गए। अभी मैक्रोन आए थे, तो मैक्रोन ने क्या देखा कि भाई, वो उन्होंने चाय पी, और चाय पी के किस पे पैसा दिया, प्रधानमंत्री जी ने कहा चलो क्यूआर दिखाते हैं आपको, तो उन्होंने क्यूआर दिखाया और डिजिटल पेमेंट दे दी। तो जो फ्रांस, जो अमेरिका, जो यूरोपियन कंट्री 90 के दशक में अपने इंडिया के खिलाफ रहते थे, आज वो आंखें फाड़ के देख रहे हैं कि इंडिया कैसे बदल गया। तो कभी पाकिस्तान के पक्ष में इतने पूरी दुनिया होती थी, सिर्फ रसिया हमारे देश के पक्ष में होता था। आज ये जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स ने ऐसी तस्वीर चेंज की है कि पाकिस्तान के पक्ष में सिर्फ चाइना है और पूरी दुनिया भारत के पक्ष में है। इसी को बोलते हैं लीडरशिप, यानी कि पूरी तस्वीर ही बदलती। तो आप ये देखो कैसे हमारे जो है इंडियन कंटिन्यूज इन टॉप डिजिटल पेमेंट चार्ट, और 46%, ये देखो ग्लोबल रियल टाइम, यानी कि दुनिया में 100 रुपये का डिजिटल पेमेंट हो रहा है, तो उसमें 46%, यानी कि 46 रुपीज तो इंडिया के साथ ग्लोबल। तो इसलिए अब आपका यूपीआई है, अभी फ्रांस में शुरू हो गया, यूनियन पेमेंट इंटरफेस, यानी कि ये आपका जो यूपीआई सिस्टम है, ये लगभग 16 से 17 देशों में एक्सेप्ट होने वाला है। यानी कि पूरे दुनिया में आपके रुपए की कदर होगी, तो रुपए की कदर होगी तो डॉलर की तुलना में रुपए की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ डी डॉलराइजेशन का जमाना चल रहा है। डी डॉलराइजेशन, पूरी दुनिया क्यों डॉलर में पेमेंट करे भाई, जब उनकी करेंसी और हमारे देश की करेंसी आपस में हम सामान लेने देने के लिए तैयार हैं। तो रसिया में तो हमारा चल ही रहा है, इधर से आपके अरब नेशन भी आपके सहमत हो रहे हैं कि आप हमारी करेंसी में और हम आपकी करेंसी में ट्रेड करेंगे, तो डॉलर की जरूरत नहीं है। इस डॉलर के लिए ही तो भैया कहीं भी गद्दाफी के साथ गड़बड़ हुई, कर्नल गद्दाफी लीबिया के, इस डॉलर के लिए ही तो ईरान इराक वार हुआ और सद्दाम हुसैन को मारा गया, कर्नल गद्दाफी को मारा गया। ये सिर्फ किस लिए है, क्योंकि कर्नल गद्दाफी अफ्रीकन यूनियन बनाना चाहते थे, जिसमें डॉलर की जगह वहाँ के देश की करेंसी बने, तो वो खत्म। सद्दाम है वो अपने अरब नेशन की करेंसी को जोड़ना चाहते थे, सद्दाम के ऊपर आरोप लगाया, सद्दाम खत्म। ये सारा किसका रोल होता था, सीआईए का।
अमेरिका का। लेकिन आज जो है इंडिया की तरफ आप देख नहीं सकते क्योंकि हम इकोनॉमिकली मजबूत है। कहते हैं ना भाई, जेब में दम हो तो सारी दुनिया पीछे पीछे वो लेती है ना। तो आज इंडिया की इकोनॉमी के जेब में दम है, इसलिए आपका यूएसए चुप है, यूरोप चुप है, और चाइना तो चू चू भी नहीं कर रहा। हालांकि आरोप तो विपक्ष का काम ही आरोप लगाना, कि वो कह रहे हैं कि हमारी ये जमीन गई, हमारा चाइना ये कर देगा वो कर देगा, पता नहीं अब क्या इंटरेस्ट हो तो ऊपर वाला ही जाने। तो यहाँ पर आपकी कंडीशन आप देख रहे हो। हमें तो यूपीएससी के हिसाब से तैयारी करनी है, मीडिया के हिसाब से तैयारी नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, पावर्टी देख लो। अब 2004-5 में आपकी जनसंख्या करीब थी 37.2% कुल पॉपुलेशन का। 2009-10 में ये कम हो गई 29.8%। अब ये हो गई है 11%। अब आप देखो कि यहाँ से यहाँ तक कितने परसेंट ग्रोथ, रेट ऑफ डिक्रीज थी। अब यहाँ पर रेट ऑफ डिक्रीज क्या है। अब दुनिया में जो है वर्ल्ड बैंक कहता है कि गरीब कौन है, हु इज पुअर। तो पुअर वो है कि जिसकी पर डे इनकम $2.15 से पर डे से कम हो एट प्रेजेंट, उसको क्या माना जाता है, गरीब माना जाता है। तो 2014 के बाद आपकी पावर्टी परसेंटेज ऑफ डिक्रीज क्या है वो आप देख सकते हो कि वर्तमान में गरीब किसे हैं, किसे कहेंगे। तो आपको एब्सोल्यूट पावर्टी कौन सी है, रिलेटिव पावर्टी कौन सी है, ठीक है। दूसरा एब्सोल्यूट पावर्टी, रिलेटिव पावर्टी के अलावा जो पावर्टी रिलेटेड कमिटीज हैं वो कौन सी हैं, ये आपके पता होना चाहिए कि कमेटी कौन सी गठित हुई है। रथ एंड दांडेकर कमेटी कौन सी थी, चक्रवर्ती कमेटी कौन सी है, तेंदुलकर कमेटी, सी रंगराजन कमेटी। ये आपके ऑर्डर भी लगवा सकता है यूपीएससी अपने क्वेश्चन में कि इनका क्रम लगाएं या इनकी रिकमेंडेशन क्या थी, उसी हिसाब से वर्तमान सरकार का फोकस क्या है पावर्टी को लेकर, ये आपके करंट के अलग से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये हम तो कंपेयर कर रहे हैं उसी हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखो, अब आते हैं हम व्हाइट पेपर के बेसिक पे क्या होता है। शुरू में हमने इसलिए नहीं समझाया क्योंकि हमारा पहले यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों टॉपिक क्लियर करना जरूरी था कि जो इकोनॉमी पे एक व्हाइट पेपर प्रेजेंट किया है उसमें हम कैसे कंपेयर करें, क्वेश्चन आ जाए मेंस में तो हमें हमारे क्वेश्चन को लिखने में कोई दिक्कत न आए। अब यहाँ व्हाइट पेपर है, नॉर्मली क्या है, टू लो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र में अधिक से अधिक भागीदारिता को कैसे सुनिश्चित किया जाए उसके लिए एक हिसाब से। जैसे आपका पेपर हुआ ना, तो आप स्ट्रेटजी बनाते हो कि जीएस में मेरा कौन सा सेक्शन कमजोर है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, साइंस टेक है, करंट अफेयर है। इस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे। या सी सेट में कोई टॉपिक कमजोर है तो आप स्ट्रेटजी बनाओगे। तो जैसे आपका ब्लूप्रिंट होता है वैसे ही गवर्नमेंट का ब्लूप्रिंट होता है कि उसकी इकोनॉमी कैसी चल रही है, उस इकोनॉमी में क्या सुधार की जरूरत है, कमी क्या है, कुछ बेनिफिट हमारी स्कीम से हुआ है, देश में ग्रोथ हुई या नहीं हुई है, उसको हम व्हाइट पेपर कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी प्रेजेंट क्या करता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, यानी कि गवर्नमेंट किस हिसाब से अपनी पॉलिसी लेके आई है उसको प्रेजेंट करता है। सोशल वेलफेयर की पॉलिसी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या है, डिजिटलाइजेशन की क्या है, अभी मैंने बताया वो पॉलिसी क्या है। और दूसरा उसके ऊपर सरकार क्या करती है, राय पूछती है कि राय क्या है, यानी कि गवर्नमेंट के पॉलिसी के लोगों की विचारधाराएं क्या है। अब विचारधारा को हम दो भागों में बांट सकते हैं कि कुछ लोग पॉजिटिव भी होंगे बच्चों और कुछ लोग नेगेटिव भी होंगे। तो जो गवर्नमेंट के पक्ष वाले होंगे वो तो कहेंगे पॉजिटिव बातें, यानी कि देश के अंदर डेवलपमेंट हुआ है। जो अपोजिशन वाले होंगे वो कहेंगे कि देश का भट्ठा बैठ गया, बेड़ा गर्क हो गया और देश की इकोनॉमी गर्त में चलेगी। इसलिए वो आप इसके विरोध में जो अपोजिशन है वो क्या लेके आया है, ब्लैक पेपर लेके आया है, काला कागज, यानी कि जैसे इकोनॉमी जीरो ब्लैंक हो गई है, जीरो हो गई। तो ये अब आपका टॉपिक पढ़ने के बाद डिसाइड हो जाएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम ये कहाँ पर यूज हुआ था, विंस्टन चर्चिल ने व्हाइट पेपर को यूज किया था 1922 में। विंस्टन चर्चिल लेके आए थे। और यहाँ रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट अचीवमेंट क्या, उसकी पोजीशन, उसकी ऑन पेपर यानी कि ऑन ग्राउंड उसकी पोजीशन क्या है, उस हिसाब से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आप भी अपना रिपोर्ट कार्ड देखते हो कि पेपर दिया था उसमें क्या गलतियां हैं, क्या खामियां हैं, अगली बार कोई दिक्कत ना आए, मैं अपने आप को रिफॉर्म मोड पे लेके आऊं या उसमें अमेंडमेंट करूं अपनी स्ट्रेटजी में। तो ऐसी गवर्नमेंट भी करती है कि और उसकी अचीवमेंट क्या रही है। तो अब आपको अचीवमेंट आप देख चुके हो, काफ़ी टॉपिक में हमने कवर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट अब थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री चलते हैं व्हाइट पेपर में। देखो ये जो व्हाइट पेपर है बच्चों, ये यूएसए में भी यूज होता है, यूके में भी यूज होता था, हांगकॉन्ग में यूज हुआ, यूरोपियन यूनियन में यूज हुआ। तो व्हाइट पेपर कनाडा में क्या होता है, अप्रूवल बाय कैबिनेट करते हैं, फिर हाउस ऑफ कॉमन में ले आते हैं, फिर अवेलेबल फॉर पब्लिक यानी कि पब्लिक के सामने रख देते हैं। जो ब्रिटेन है
उसमें क्या करते हैं, पब्लिश्ड एज ए कॉमन पेपर, यानी कि एक कॉमन पेपर के रूप में पब्लिश करते हैं, डिबेट और इनवाइट करते हैं, और फिर आपके पार्लियामेंट में वहाँ पर क्या करते हैं, वो उसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये प्रोसीड्योर है कि वाइट पेपर किन देशों में कैसे आता है। तो यहाँ आपके क्वेश्चन इस हिसाब से थोड़ा सा समझाने के लिए है। आपका मेंस में तो क्वेश्चन और पीटी में क्वेश्चन बेटा आपके क्लास का जो फर्स्ट सिनेरियो था जिसमें हमने कंपेयर किया वो इंपॉर्टेंट है। ये तो थोड़ा सा एक कंसेप्ट थोड़ा समझ में आ जाए कि व्हाइट पेपर कहते किसे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ग्रीन पेपर भी होता है। एक होता है बच्चों रेगुलर, जो सरकार रेगुलर यूज करती है, उसके लिए किसी प्रकार की अलग से गवर्नमेंट को लेजिस्लेटर में प्रोसीड्योर करने की जरूरत नहीं होती। तो मोर रेगुलर होता है, मोर ओपन एंडेड होता है, नॉन एज ए कंसल्टेशन डॉक्यूमेंट, यानी सरकार एक सलाह के रूप में इसका यूज करती है कि सरकार ये काम करना चाहती है, आप सलाह दीजिए। जैसे केजरीवाल कहते थे कि मैं हर एक काम को जनता से सलाह करके करूंगा, तो अब पता नहीं वो वादा कहाँ चला गया। तो ये कंसल्टेशन यानी कि रूप में माना जाता है। और ये भी यूके यूएसए में यूज होता है। तो यूके में 1941 में यूज हुआ था, कनाडा में 1975 में यूज हुआ था। तो यूके वो क्या करता है, इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट पब्लिक, यानी कि एक साथ कर देता है। कनाडा में ये थोड़ा उल्टा है, वो कहता है पब्लिक के सामने पहले पेश किया जाता है, उसके बाद जो ग्रीन पेपर है वो पार्लियामेंट में आता है। अब ये क्या होता है, पब्लिश्ड ए कॉमन पेपर है, प्रपोजल फॉर डिबेट एंड डिस्कशन, प्रेजेंट इन पब्लिक, इनवाइट इन कमेंट, यानी कि ये इसका क्रम है। इस हिसाब से एक सरकार जनता की राय लेना चाहती है कि हम ये जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं इसके ऊपर आपकी क्या राय है। जो सामान्य तौर पर जो पेपर होते हैं वो बिल्कुल खुली किताब की तरह होते हैं, यानी कि जैसे ग्रीन लाइट होती, कोई खतरा नहीं है, चलो आगे। तो सरकार उसमें वो पॉलिसी लेके आती है जिससे जनता के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आए कि हम सरकार के एज ए पॉइंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ व्यू से ये हम काम करना चाहते हैं। तो उसकी ये प्रोसेस होती है ग्रीन पेपर। यानी कि वाइट पेपर आपका डायरेक्ट जनता में नहीं आता, वाइट पेपर आपका कहाँ जाता है, पार्लियामेंट में। और जो ग्रीन पेपर वो कंसल्टेंसी के लिए सीधा जनता के साथ भी शेयर किया जा सकता है। तो वो अलग अलग नॉर्म्स हैं। यूके में एक साथ दोनों जगह प्रेजेंट कर देते हैं, कनाडा में क्या है पब्लिक के सामने दे देते हैं, फिर जनता की राय विचार विमर्श करवा के, डिस्कशन करवा के, ओपिनियन लेके फिर वो आपकी पार्लियामेंट में ले आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट का थोड़ा सा इसमें हम देखें, अदर पॉइंट भी देख लेते हैं बच्चों। एक रेड बुक होती है, रेड बुक को ही एक हिसाब से इसका वाइट पेपर का बेस मानते हैं। जो प्रपोजल ऑफ टैक्सेस क्या है सरकार के, और सरकार की व्यय की पॉलिसी क्या है, स्पेंडिंग पॉलिसीज क्या है। दूसरा अब इसी में क्या आ जाता है, FSBR क्या है। FSBR में यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है देश की, और बजट रिपोर्ट क्या है, ये आपका वाइट पेपर इसमें इंक्लूड कर लेता है, जो रेड बुक के अंतर्गत पार्ट आता है। और इसमें रिवेन्यू सरकार की क्या होगी, पब्लिक पी का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि सरकार जो है वो कोर इंडस्ट्री के लिए कितना खर्च करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कितना खर्च करेगी, बेसिक नीड्स के लिए कितना खर्च करेगी, उसका अनुमान लगाया जाता है। सरकार कितना उधार लेगी, सरकार की जो पॉलिसी है उनकी कॉस्ट क्या होगी, ये सारा एस्टिमेट लगाया जाता है रेड बुक में। और रेड बुक के ही पार्ट में आ जाता है फिर वो कहाँ पर सरकार प्रेजेंट कहाँ करती है, व्हाइट पेपर लाकर पार्लियामेंट में। दूसरी तरफ जो ब्लू बुक होती है बच्चों, वो होती है आपकी यूके में। कैसे, जीएनपी, जीडीपी, इनका इनकम एक्सपेंडिचर का, इनकम का और एक्सपेंडिचर का जो है वो अनुमान लगाती है। वो पहली बार 1847 में वेल्स में यूज किया गया था ब्लू बुक। और यूएसए में क्या होता है, ब्लू बुक किसके लिए होती है, फेडरल कम्युनिकेशन, यानी कि 1946 में। एक मैं दो चीजें और बता देता हूँ यहाँ पर बच्चों। एक होता है ब्लू पेपर और एक होता है येलो पेपर। ब्लू पेपर और येलो पेपर में क्या डिफरेंस है, देखो ये है बुक, और मैं अब आपको बता रहा हूं ब्लू पेपर क्या है और येलो पेपर क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। हर देश में यूज हो जाते हैं मोस्टली, अमेरिका और ब्रिटेन से ही सारी दुनिया ने आगे आपने आपको फॉलो किया उनको हर काम में। तो ब्लू पेपर में क्या होता है कि जो टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट होती हैं, सरकार देश के तकनीकी विकास पर क्या खर्च करेगी। जैसे हमारा जो गगनयान योजना है, हमारी प्रोजेक्ट है, वो जो इसरो का जो प्रोग्राम है, वो अगर पेपर प्रेजेंट करना हो तो उसके लिए कौन सा आएगा, ब्लू पेपर के लिए, ठीक है। और येलो पेपर क्या होता है, एक हिसाब से रा प्रिंट होता है, यानी कि कच्चा काम। सरकार की किसी भी प्रकार की पॉलिसी के लिए एक जो कच्चा ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, उस कच्चे ड्राफ्ट को, रॉ ड्राफ्ट को हम येलो पेपर में, यानी कि प्री प्रिंट भी कह सकते हैं इसको, और क्या कह सकते हैं,
प्री प्रिंट, यानी कि पूरा काम फाइनल मोहर लगने की अपेक्षा जो बिफोर फाइनल एक्सेप्टेंस द रफ फंक्शन और स्ट्रेटजी ऑफ ए गवर्नमेंट इज कॉल्ड येलो पेपर, यानी कि एक फॉर्मल पेपर होता है, जबकि ब्लू पेपर आपका क्या है, टेक्निकल इक्विपमेंट के लिए। कैसे याद रखोगे, ब्लू पेपर समुद्र नीला दिखता है, नीला किस में है, आपका किसके कारण दिखता है, आसमान का रंग नीला या समुद्र का रंग, आपका पता है रमन इफेक्ट है, रमन इफेक्ट किस में आ गया, साइंस में, साइंस एंड टेक्स, इससे आपका यह ध्यान में रह जाएगा। येलो, येलो यानी कि सूर्य जब उदय होता है तो फॉर्मली तो हमें दिखता है कब है, जब बिल्कुल ऊपर आ जाए, लेकिन जो प्रकाश के आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत है उसके हिसाब से तो सूर्य जो है ना हमें बाद में दिखाई देता है फॉर्मली, लेकिन वो पहले ही बाहर निकल सनराइज हो जाता है, तो येलो यानी कि उसी हिसाब से मतलब फॉर्मल पॉइंट, प्री प्रिंट, इस हिसाब से आपके ये याद रह जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बच्चों एक टॉपिक कवर करवाया कि ब्लू प्रिंट क्या होता है, वाइट पेपर क्या है, ब्लू पेपर क्या है, क्या इसका हिस्ट्री रहा है, और भारत के अंदर जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो निर्मला सीतारमन जी ने जो इंट्रोड्यूस किया है, उसका क्या एक्चुअलिटी, उसकी रियलिटी क्या है, क्या ओपोजिशन ठीक कह रहा है या सरकार ठीक कह रही है, रियल में आपने देखा है कि हर डाटा को हमने कवर करने की कोशिश की है। तो आप इस पॉइंट को, आप इनके इस क्लास के पॉइंट को आप यूज कर सकते हो आपके मेंस में और आपके प्री में। तो आज की क्लास के लिए इतना ही बच्चों, उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आएगी, और आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना हो सकते है उसमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।